हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, पीवाईक्यू डिस्कशन के तहत आज 2021 के पेपर का क्या करेंगे, पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। और आज जो है पीवाईक्यू डिस्कशन के तहत जो है 10 वर्षों के प्रश्नों का पीवाईक्यू डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने एक सीरीज़ प्रारंभ किया था जीएस पेपर 1, यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 का इतिहास के भारतीय विरासत और संस्कृति के प्रश्नों को लेकर के जो है डिस्कशन प्रारंभ किया था। और 10 वर्षों के प्रश्नों को लेकर के मैंने जो है डिस्कशन किया। उनमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, कई टॉपिकों पर जो है क्या किया गया, डिस्कशन किया गया है। आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल में उन डिस्कशन पॉइंट्स को देख सकते हैं। ये सभी डिस्कशंस जो है आप सभी के लिए मेंस में सफल होने का क्या बनेगा, एक साथी के तौर पर कार्य करेगा। अब पीवाईक्यू डिस्कशन का उद्देश्य क्या होता है? पीवाईक्यू डिस्कशन का उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक उन टॉपिक्स पर चर्चा किया जाए या उन टॉपिक्स को देखा जाए जो यूपीएससी क्या कर रही है, रेफर कर रही है, प्रश्न बना रही है। तो जैसे ही यूपीएससी के द्वारा प्रश्न बनाया जा रहा है तो वो टॉपिक क्या हो जाता है, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो उस पर लेखन कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। एक तो पीवाईक्यू पर भी लिखेंगे, साथ में मॉडल क्वेश्चन, उस पर कितने मॉडल क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक ढांचे में ढाल करके लिखना। तो ये करने से क्या होगा, आपके जो यूपीएससी की जो जर्नी है, ये जो लंबी संघर्ष है वो क्या हो जाती है ना, पीवाईक्यू के माध्यम से जो है काफ़ी हद तक जो है क्या होता है, कम हो जाता है। और एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में काफ़ी कॉन्सेप्ट बैठ जाता है जिस पर क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे यूट्यूब चैनल में जो है 10 वर्षों के पीवाईक्यू डिस्कशन की एक श्रृंखला दी गई है जीएस पेपर 1 के तहत। चलिए, इतिहास और भारतीय विरासत हमारा एवं संस्कृति हमारा टॉपिक रहा है। आज भी हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करना है और भारतीय संस्कृति में इनके योगदान पर चर्चा करना है। भक्ति साहित्य का उदय कैसे हुआ ना? भक्ति साहित्य का उदय ओब्वियसली भक्ति आंदोलन के माध्यम से ही हुआ। भक्ति का उदय अगर कि हम बात करें तो ये दक्षिण में इसका उदय हुआ था 6वीं शताब्दी से, जब जो है अलवार और नैनार संतों के माध्यम से भक्ति को क्या किया था ना, प्रचार किया गया था। उसके बाद 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य भक्ति आंदोलन जो है और जोर शोर से क्या हुआ ना, इसका प्रसार हुआ। और ये दक्षिण से उभरते हुए कहाँ पहुँची ना, उत्तर और पूरब की ओर फैलने लगी। इसी क्रम में जो है भक्ति जो है पूरे भारतवर्ष में, भक्ति जो आंदोलन वो पूरे भारत में और उसमें फैला। और इन्हीं भक्ति संतों के द्वारा जो है क्या किया गया ना, अपने दर्शन के माध्यम से, साथ में अपने काव्य के माध्यम से, अपने लेखन शैली के माध्यम से जो है भारतीय समाज और संस्कृति को प्रभावित किया गया। और उनमें जो है सुधारात्मक के क्या किए गए ना, प्रयास किए गए। तो 13वीं शताब्दी से 16वीं मध्य जो भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था, ठीक है, इनके द्वारा सामाजिक और धार्मिक जीवन में क्या है ना, एक नवीन गति को प्रदान किया गया। मूल रूप से ये जो भक्ति साहित्य उदय हुआ, ये स्थानीय भाषाओं में उदय हुआ या उनकी स्थानीय भाषाओं में उनकी रचना हुई, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो है इससे जोड़ा जा सके। भक्ति आंदोलन में भक्ति साहित्यों के माध्यम से जो है समाज में जातिगत प्रथा पर विरोध किया गया, साथ में ईश्वरी उपासना और प्रेम भावना पर जो है बल दिया गया, सहिष्णुता पर बल दिया गया, एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा को जो है एकेश्वरवाद पर बल दिया गया, मूर्ति पूजा को आवश्यक नहीं माना गया। स्थानीय भाषाओं पर काव्यों की रचना हुई, स्थानीय भाषाओं पर जो है क्या ना, स्थानीय भाषाओं पर जो काव्यों की रचना हुई और दर्शन के सिद्धांत दिए गए अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके। भक्ति आंदोलन के अगर संतों की हम बात करें तो शंकराचार्य, रामानुज, वासव, माधव, रामानंद, कबीर, गुरु नानक देव, चैतन्य, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम एवं रामदास जी जैसे संत एवं कवियों ने जो है भक्ति आंदोलन को गति प्रदान किया। इन्होंने अपने अपने लेखन के माध्यम से, अपने अपने दर्शन के माध्यम से जो है धार्मिक कर्मकांडों पर क्या क्या प्रभाव किया और भारतीय संस्कृति को जो है सुधारने का, रिफॉर्म करने का जो है क्या किया था ना, प्रयास किया था। तो ये भक्ति साहित्य को लेकर के जो है इस प्रकार जो है क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है यंग बंगाल एवं ब्राह्मो समाज के विशेष के संदर्भ में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो देखिए यहाँ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को लेकर के दो प्रश्न, एक तो 13वीं सदी का प्रश्न है, 13वीं से 16वीं सदी, और एक जो है 19वीं सदी का प्रश्न है ना। एक मध्यकाल से जुड़ा हुआ है और एक क्या है ना आधुनिक काल से जुड़ा हुआ है। तो आधुनिक काल में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए 19वीं शताब्दी में, उनमें जो है क्या है ना मुख्य रूप से वे प्रबुद्ध शिक्षित क्या थे, भारतीय थे, भारतीयों ने नेतृत्व किया था, जो कि पाश्चात्य शिक्षा को जिन्होंने जो है ग्रहण किया था या समझा था, और पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर में जो सुधारात्मक चीज़ें हैं उनको भारतीय समाज में जो है भारतीय समाज में अपनाने का, और उसके माध्यम से जो भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है या महिलाओं के प्रति जो व्यवहार है ना, अलग अलग जो प्रथाएं हैं, उनको हटाने का जो है भरपूर प्रयास किया था। और इस क्रम में जो सबसे पहला कदम रखा गया था राजा राममोहन राय जी के द्वारा रखा गया था, जिन्हें जो है भारतीय जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार का क्या माना जाता है ना, अग्रदूत माना जाता है। उनके द्वारा 1828 में ब्राह्मो समाज स्थापित किए गए। ब्राह्मो समाज ने भी वही कार्य किया, अर्थात समाज में जो है सुधारात्मक कार्यक्रम अपनाए, एकेश्वरवाद और एकेश्वरवाद पर जोर दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, सर्वधर्म संभाव पर बल दिया। जो है इसके अलावा जो है कहा जाता है कि राजा राममोहन राय के जो विचार थे वो पूर्व और पश्चिम के क्या थे, उनके विचारों में मिलन पाया जाता था। वे पूर्व को तो पसंद करते थे और पश्चिम के जो सुधारात्मक चीज़ें वो पूर्व में अर्थात भारतीय समाज में अप्लाई करना चाहते थे। इसी के तहत उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो बहुपत्नी विवाह, सती प्रथा थोपे गए थे, उनका घोरतर विरोध भी किया। और इसी क्रम में हमने देखा कि सती प्रथा के विरुद्ध क्या है कानून बनकर के आया 1829 में, विधवा विवाह का समर्थन किया गया, साथ में जो है जातिगत भेदभाव पर एवं अंधविश्वासों पर प्रहार किया। इनके साथ साथ मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर जो है शिक्षा को क्या है उन्होंने स्वीकार किया, अर्थात मातृभाषा को भी जोर देते थे और अंग्रेजी को भी, ताकि जो है हमारे भारतीय जो जनमानस हैं वे पश्चिम से भी क्या हो सके, परिचित हो सके और उनके अच्छे गुणों को एडॉप्ट कर सके। तो ये तो ब्राह्मण समाज के माध्यम से हुआ। यंग बंगाल मूवमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं डेरोजियंस भी कहते हैं, 19वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक के मध्य जो है जो कि प्रबुद्ध बंगाली थे, जो कि स्वतंत्र विचारक थे, उनके मध्य जो है एक उग्र प्रवृत्ति जो है क्या है ना जन्म लिया, जिसे डेरोजियन कहा जाता है ना। ये कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित थे या उससे समूह के लोग थे। और इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, जो हिंदू कॉलेज के क्या थे ना प्रोफेसर थे। ये डेरोजियंस पर जो है क्या था ना फ्रांस की क्रांति एवं उनके विचारों का गहरा प्रभाव था। इन्होंने भी सेम प्राचीन परंपराओं एवं रीति रिवाजों का विरोध किया। इन्होंने ब्राह्मण समाज का जो कार्य है उसी को ही और जोर तरीके से जो है आगे बढ़ाने का काम किया, या उससे और भी ज़्यादा आधुनिक तरीके से लागू करने का काम किया। डेरोजियन एवं उनके समर्थक जो है रूढ़िवादी सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का विरोध एवं नारी शिक्षा के भी ये क्या थे, समर्थक थे। हेनरी विवियन डेरोजियन की अगर बात करें, उन्होंने समाज सुधार के लिए एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, इसके अलावा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बोंगो हित सभा, डिबेटिंग क्लब भी स्थापित किए गए। तो इस प्रकार कई चीज़ें इनके द्वारा क्या है स्थापित किए गए, ताकि समाज सुधार के कार्यक्रम को क्या किया जाए, अपनाया जा सके। तो ये था यंग इंडिया और जो है ब्राह्मण समाज। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का क्या करना है, आकलन करना है। तो भारतीय रियासतों का जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत कब हुई, तो 3 जून 1947 में जब माउंटबेटन की घोषणा हुई, और उसके बाद जुलाई 1947 तक जो है ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया था। जैसे ही स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया तो ब्रिटेन का जो भारतीय रियासतों के साथ जो भी संधि और समझौते थे वो समाप्त हो गए थे, और भारतीय रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी एक में सम्मिलित होना जो है आवश्यक था। तो यहाँ से जो है क्या है एक प्रशासनिक मुद्दे शुरू हो जाते थे कि भारतीय रियासतों को किसी भी सूरत में भारत या पाकिस्तान में क्या करना था, उन्हें सम्मिलित होना था।
इसी क्रम में 3 सितंबर 1946 में क्या कुछ हुआ ना, जो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार बनी उसमें वल्लभ भाई पटेल क्या थे ना, वल्लभ भाई पटेल रियासतों का विभाग मिला और बीपी मेनन क्या बने, उनके सहायक बने। बीपी वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन के दबाव से कई रियासत जो है और उनके अंदर जो है देशभक्ति की भावना को जगाने पर 15 अगस्त 1947 तक कहा जाता है कि 136 रियासत जो है भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रियासत थे जिनमें सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं भी थी, जैसे जूनागढ़ जिसमें जनमत संग्रह कराया गया, जम्मू कश्मीर एवं हैदराबाद ने बाद में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए भारत में विलय हुआ। इसके अलावा कुछ रियासत काफ़ी छोटे थे, उन्हें संलग्न प्रांतों में क्या किया शामिल किया, जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के प्रांतों में, कुछ को संयुक्त प्रांतों में शामिल किया गया। इसके अलावा भारतीय रियासतों के राजाओं की जो सम्मान थी उसको रखने पर भी क्या थी, एक समस्या के तौर पर थी। तो एक तो सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं के साथ साथ प्रशासनिक मुद्दे भी थे। तो ये सभी मुद्दे थे भारतीय रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नेक्स्ट प्रश्न है कि नरमपंथियों की भूमिका ने किस हद तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया था। टिप्पणी कीजिए। नरमपंथी 1885 से लेकर के जो है 1905 तक जो समय काल कांग्रेस में था वो उदारवादियों का था, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज साहब मेहता, मदन मोहन मालवीय है ना, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोग क्या है इसके साथ जुड़े हुए थे। इस समय काल के दौरान जो नरमपंथियों का जो विचार था कि वे ब्रिटिश सत्ता पर क्या करते थे, भरोसा करते थे और वे समझते थे कि अगर ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीय अपने समस्याएं रखेंगे तो उन समस्याओं का क्या होगा, निदान होगा। हालांकि वे जो है काफ़ी इस विचार पर बहुत हद तक सफल नहीं हुए, लेकिन जो प्रारंभिक राष्ट्रवाद और जो राजनीतिक शिक्षा का जो बेस तैयार किया जाता है, जो सामाजिक आधार तैयार किया जाता है, वो नरमपंथियों के द्वारा जो है बहुत हद तक कर दिया गया था। दूसरी ओर राष्ट्रवादी विचार और राजनीतिक शिक्षा की जागृति करना उनका कार्य था और इसके लिए उन्होंने जो प्रार्थना, याचिका, सभाओं के माध्यम से, अनुनय और विनय अर्थात पिटीशन के माध्यम से जो उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। इसके अलावा ब्रिटिश जनमत और ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में जो है करने के लिए या सुधार प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो है लंदन में क्या किया गया ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी जो स्थापित की गई, इंडिया नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रारंभ किया गया। दादा भाई नौरोजी जो है कई वर्षों तक क्या है लंदन में कार्य करते रहे। साथ में जो है उनके द्वारा ये सोचा गया था कि लंदन में क्या किया जाएगा ना, कांग्रेस का एक सम्मेलन जो है रखा जाएगा, लेकिन वहाँ चुनाव होने से ये जो विचार है उसे छोड़ दिया गया था। इसके अलावा जो नरमपंथी है उनके प्रयासों से ही 1886 में एक लोक सेवा आयोग नियुक्त करवाया गया। 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है जिसके तहत जो है जो स्वतंत्रताएं कुछ मिली थी वो भी जो है इन्हीं के प्रयास से किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है लंदन में क्या किया गया नाम, जो वेल्थ धन का निष्कासन सिद्धांत उसको जोर शोर से जो है ब्रिटिशर्स के सामने रखा गया और बाद में आपने देखा कि जो है भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा वेल्बी कमीशन 1895 में नियुक्त करवाया गया था। तो इस प्रकार नरमपंथियों की भूमिका भले ही संवैधानिक प्रक्रिया हो, अनुनय विनय की प्रक्रिया हो, प्रार्थना और याचिका की प्रक्रिया हो, सभा के माध्यम से प्रक्रिया हो, लेकिन जो राजनीतिक शिक्षा और राष्ट्रवादी की जो भूमिका है, राष्ट्रवादी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी भूमिका बनाने में जो है इनकी भूमिका पाई जाती है और फिर बाद में जा करके ये धीरे धीरे क्या है स्वतंत्रता संघर्ष का जो आंदोलन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। असहयोग आंदोलन और सविज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो जो रचनात्मक कार्यक्रम
असहयोग आंदोलन के दौरान अपनाए गए थे उनको, और सविनय अवज्ञा के दौरान अपनाए गए थे उनको आपको क्या करना होगा, पॉइंट वाइज जो है लिखना है। स्वदेशी को अपनाना, बहिष्कार आंदोलन, उपाधियों को परित्याग करना, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा को आगे बढ़ाना, तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ये प्रश्न तो क्या है ना लिखा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल भी और फैक्चुअल भी, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों 2021 का जो है प्रश्नों को क्या किया गया ना, डिस्कशन किया गया, और 10 वर्षों के प्रश्नों का डिस्कशन जो है यूपीएससी मेंस के तहत किया गया है, जिनमें टॉपिक जो है था इतिहास, भारतीय विरासत और संस्कृति था। आगे अब जो है रिज़ल्ट आने की बारी भी है प्रीलिम्स का, तो रिज़ल्ट को अपना देखिए, और आई होप कि आप में से जो कोई भी जो है परीक्षा दिए हैं, जिन्हें लगता है कि उनका एग्ज़ाम अच्छा गया हो, वे सभी जो है सफल होकर के मेंस की ओर आगे बढ़े, और हमारे साथ जुड़े रहिए आगे अन्य क्लासेस के लिए, इतिहास के क्लासेस के लिए एवं PYQ डिस्कशन के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।